हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, हर एक प्रश्न को यहाँ पर करवाया जाएगा। साथ में उसका सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। बस आपसे केवल एक ही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और साथ ही में यदि आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तभी आपको रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए आपका जो वीडियो का लाइक टारगेट है वो 50 लाइक का टारगेट है। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो सेकंड चैप्टर होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, उसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, उन प्रश्नों के डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में 95% तक इसको करना चाहते हैं, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के अंत में देखिएगा। और वीडियो में बताया गया हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझ लेना है, तैयार कर लेना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। और साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। नंबर हमारा होता है 97 93 94 0081। जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए होगा वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उनको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे वो लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इन सारे प्रश्नों को यदि आप लोग तैयार कर लेते हो तो इसी में से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये पूरी गारंटी मेरी है। तो चलिए हम लोग इसमें जो आपका वीडियो रहने वाला है, इसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आइए हम लोग हर एक प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, आवर्तबीजी पादपों में पुंकेसर है। ये चीज हमको इसमें बताना है कि आवर्तबीजी पादपों में पुंकेसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे और उनमें से किसी ऑप्शन पर जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपको सही टिक लगाना है लिख करके अपनी कॉपी में। तो उसके बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया नर जननांग, दूसरा आपका दिया गया मादा जननांग, तीसरा आपका दिया गया ए एवं बी दोनों, और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। हालांकि ये वीडियो में पहले ही शूट कर चुका था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इसी वजह से सारे ऑप्शन पहले से लग गए हैं। लेकिन मैं इसे यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपको हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आवर्त जी पादपों में यदि हम लोग बात करेंगे पुंकेसर की, तो जो पुंकेसर होता है वो आपका नर जननांग होता है। और ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो आवर्त पादप होते हैं उसमें जो पुंकेसर होता है आपका नर जननांग होता है। तो इसीलिए आप लोग पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। उसके आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो पुंकेसर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम पुंकेसर का जो डायग्राम होता है इस प्रकार से कुछ होता है। तो ये आपका क्या होता है, पुंकेसर। ये आपका होगा पुंकेसर। और यदि आपका इसी प्रकार से कई सारे पुंकेसर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पुमंग। तो ये दोनों चीज एक ही है आपकी, ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि आवर्द्विजीय पादपों में पुंकेसर है तो आप बताएंगे नर जननांग, और यदि आपसे पूछ ले कि आवर्द्विजीय पादपों में पुमंग है तो भी आप लोग बताएंगे कि नर जननांग है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर आपका इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है इसी प्रकार से कि आवर्तबीजी पादपों में स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर जब आएगा तो आपको समझना है कि जो स्त्री केसर होता है वह आपका मादा जननांग होता है। स्त्री केसर क्या होता है आपका, स्त्री केसर आपका होता है मादा जननांग। तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि जो स्त्री केसर होता है वो आपका मादा जननांग है। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर एक चीज आपको और भी समझनी है कि यदि एक स्त्री केसर है तो केवल स्त्री केसर बोलेंगे, और यदि वहां पर स्त्री केसरों का समूह उसको हम लोग बोलेंगे जायांग।
तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि आवर्तवीय पादपों में महाजननांग कौन सा है तो बताएंगे स्त्रीकेसर है, या फिर पूछ ले कि आवर्तवीय पादपों में जायांग है तो आप बता सकते हैं कि महाजननांग है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझना है कि स्त्रीकेसर और जायांग एक ही चीज होती है और दोनों आपके महाजननांग में ही आएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि आपके दोनों क्या होते हैं, महाजननांग होता है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा, इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि निभाग पाया जाता है, तो हम लोग को बताना है कि निभाग कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं परागकण में, दूसरा आपका दिया गया है बीजांड में, तीसरा आपका दिया गया भ्रूणपोष में और चौथा आपका दिया गया है सभी में। तो जो निभाग होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये चीज आपको इसमें बतानी है। जिसको भी पहले से ऑप्शन पता था यहाँ पर देखे बिना, वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उनको पहले से क्वेश्चन पता था, आंसर भी कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे निभाग के बारे में, तो जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये आपका होता है भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश के ऊपर इस प्रकार से जो संरचना पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये अध्यावरण होता है। तो और जो यहाँ पर जो अपूर्ण भाग होता है, यहाँ पर जो अध्यावरण नहीं होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निभाग। ठीक है, तो ये पूरा जो भाग होता है, ये पूरा भाग होता है, ये आपको बोलता है बीजांड। और बीजांड में जो ये वाला भाग जहाँ पर अपूर्ण रहता है, अध्यावरण नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं निभाग। तो निभाग जो होता है वो आपका बीजांड में पाया जाता है, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि निम्न में से कौन एक कूट फल है, या फिर बोल सकते हो असत्य फल है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया आम, दूसरा आपका दिया गया अंगूर, तीसरा आपका दिया गया सेब और चौथा आपका दिया गया मटर। तो इसमें कोई भी चीज समझाने वाली नहीं है, ये चीज आपको रटने के लिए है कि कूट फल कौन सा। तो बताते हैं कि सेब जो होता है आपका ये कूट फल होता है या फिर असत्य फल होता है। तो इसको आप लोग ऐसे ही रट लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि आवृतबीजी पौधे का भ्रूणपोष होता है। तो हम लोग को बताना कि आवृतबीजी पौधे का जो भ्रूणपोष होता है वो कितना होता है। पहला है आपका ऑप्शन है अगुणित होता है, या द्विगुणित होता है, या फिर बहुगुणित होता है, या फिर त्रिगुणित होता है। तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन लगा है त्रिगुणित होता है, ये आपका सही ऑप्शन होता है। लेकिन किस प्रकार से त्रिगुणित होता है इसको भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यदि हम लोग बीजांड की बात करेंगे तो बीजांड के अंदर जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रूणकोश बोलते हैं। भ्रूणकोश के अंदर ही आपका भ्रूणपोष होता है। कैसे होता है ये समझ लेते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और एक कोशिका बीच में होती है। इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं और नीचे वाली तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक, ऊपर वाली तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। इस प्रकार से होता है। तब जब नर युग्मक जब आता है, यहाँ पर इसके पास जब आता है तो 2 नर युग्मक आते हैं। एक नर युग्मक आपका जो होगा वो इस वाली कोशिका से मिलेगा जो कि आपका अंड कोशिका होती है, और फिर नए संतान को उत्पन्न करेगा, नए संतान बनेगा इससे। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो आपका यहाँ से मिलता है, आपका जो द्वितीय केंद्रक होता है इससे आकर के मिलता है। जो जहाँ पर 2 केंद्रक पहले से यानी कि 2n पहले से है, यहाँ पर एक केंद्रक और आता है तो यहाँ पर आपका 3n हो जाता है। ये आपका जो इस स्थिति में हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं, भ्रूणपोष। तो यही आपका भ्रूणपोष होता है। इसमें आपके 3 केंद्रक होते हैं, 3 केंद्रक होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम उसको त्रिगुणित बोलते हैं। इसमें 3 केंद्रक होते हैं इसीलिए हम उसको त्रिगुणित बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश, और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। ये वाला स्ट्रक्चर आपका भ्रूणपोष होता है जो कि विकसित हो रहे, कह सकते हैं कि जो परागकण होता है, जो विकसित हो रहा जो जीव होता है इसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपको इसी प्रकार से डेली बेसिस पर वीडियोस चाहिए तो आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला प्रश्न हो जाता है प्रश्न संख्या 5, जो कि आपका होता है भ्रूणपोष, कह सकते हैं भ्रूणकोश में प्रथम कोशिकाएं स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है हमको ये चीज बतानी है। तो पहला ऑप्शन आपका इसमें देगा बीजांड द्वार की ओर, दूसरा आपका देगा निभाग की ओर, तीसरा आपका देगा भ्रूणकोश के मध्य में, चौथा आपका दिया गया है अंडकोश के समीप। जो भ्रूणकोश होता है इसमें प्रथम कोशिकाएं आपकी होती है निभाग की ओर। कैसे होती हैं इसको भी मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में बताता हूँ। तो ये आपका क्या होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं निभाग, और ये जो 3 ऊपर की कोशिका होती है भ्रूणकोश में ये आपकी होती है प्रथम कोशिका। तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि जो प्रथम कोशिका होती है वो भ्रूणकोश में निभाग की ओर होती है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग
नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ये चीज हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो होता है नर का नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ पहले ही क्वेश्चन में कि जो पुंकेसर होता है या फिर पुमंग होता है यही आपके नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए आप लोग पुमंग पर सही टिक लगा लेना, बिना देखे बिना समझे। आपको समझा दिया है पहले ही है तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें होता है कि निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला आपका इसमें ऑप्शन दिया गया हाइपोफाइसिस, दूसरा आपका दिया गया एपोफाइसिस, तीसरा आपका दिया गया मूलांकुर और चौथा आपका दिया गया हास्टोरियल कोशिका। तो निलंबक की जो सबसे ऊपरी कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं हास्टोरियल कोशिका। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ये याद करने वाला प्रश्न है, जिसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि द्विनिषेचन क्रिया होती है, कहाँ पर होती है, किसमें होती है। तो आप बताएंगे जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो आपका आवर्तबीजी पौधों में होती है। क्या होता है, आवर्तबीजी पादपों बोलो या फिर पौधों बोलो, एक ही चीज होती है। तो जो द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो कहाँ पर होगी, आवर्तबीजी पौधों में होगी, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगर आप लोगों ने चैप्टर वाइज वीडियोस को नहीं देखा तो उसे भी जरूर जाकर के देख सकते हैं आप लोग, वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है वो ना शैवाल में होगी, ना कवक में होगी, ना आवर्तबीजी पौधों में होगी, बल्कि आवर्तबीजी पौधों में ये प्रक्रिया होती है। तो इस पर सही टिक लगा लेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन ये भी आपका याद करने वाला क्वेश्चन है कि बहुभूरता खोजी गई, किसके द्वारा खोजी गई, उन वैज्ञानिक का नाम हम लोग को बताना है। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि जो ल्यूवेन हॉक है उन्होंने ही बहुभूरता की खोज करी थी। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसीलिए आप लोग ल्यूवेन हॉक को याद कर लेंगे कि बहुभूरता की खोज ल्यूवेन हॉक ने करी थी। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है साइकस की अधिकतर प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। सिंपल सा प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए कि साइकस की अधिकतर प्रजातियों में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 11 होती है। ये चीज आपको ऊपर समझना है। n बराबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसे आप लोग याद करेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका इसमें होता है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भ्रूणकोश में अंड पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये चीज हमको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका देगा बीजांड द्वार की ओर, दूसरा आपका देगा निभाग की ओर, तीसरा आपका देगा मध्य में और चौथा आपका देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऑप्शन तो लगा हुआ है बीजांड द्वार की ओर, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से आपको समझा भी देते हैं कि जो आपका ये वाला नीचे की जो तीनों कोशिकाएं होती हैं इनमें से जो बीच वाली कोशिका होती है वो आपकी होती है अंड कोशिका। ये वाली कोशिका अंड कोशिका होती है और इस वाले छोर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले छोर को हम लोग बोलते हैं, इस वाले छोर को बीजांड द्वार बोलते हैं। तो जो भ्रूणकोश में जो अंड कोशिका होती है वो बीजांड द्वार की ओर होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे कि भ्रूणकोश में अंड कोशिका जो आपका होता है वो आपका बीजांड द्वार की ओर होता है। लगा लो टिक। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि साल्विया में परागण होता है, किसके द्वारा परागण होता है, ये भी आपका याद करने वाला प्रश्न है। तो याद कर लीजिए कि साल्विया में जो परागण होता है वो आपका कीट के द्वारा होता है। इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न होता है कि एक पारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होते हैं, कितने होते हैं, 8 कोश के 7 केंद्रीय होते हैं या फिर 7 कोश के 8 केंद्रीय होते हैं या फिर 8 कोश के या फिर 8 केंद्रीय होते हैं या फिर 7 कोश के या फिर 9 केंद्रीय होते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय। कैसे होते हैं इसको भी समझा देते हैं मैं आपको यहाँ पर डिटेल में। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ मैंने आपका जब निषेचन हो रहा था तब यहाँ पर क्या बनना था, 2 केंद्रक से 3 हो जाता था। लेकिन निषेचन से पहले हम लोग को केवल भ्रूणकोश की जो परिपक्व भ्रूणकोश है उसके बारे में यहाँ पर समझना है कि परिपक्व भ्रूणकोश कितने कोशिकीय और कितने केंद्रीय होता है। तो इसीलिए इस वाले डायग्राम को यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बनाकर फिर से समझाता हूँ। तो 3 कोशिकाएं आपकी यहाँ पर ऊपर थी, 3 कोशिकाएं आपके यहाँ पर नीचे थी, एक कोशिका आपके बीच में थी जिसमें आपके 2 केंद्रक थे। ऊपर वाले तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक थे। इन्हें हम इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं प्रथम कोशिका, इस वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं द्वितीय कोशिका और नीचे वाली जो कोशिका होती हैं इसमें अगल और बगल की जो कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं सहायक और बीच वाली को बोलते हैं हम लोग अंड कोशिका। तो ऊपर वाले तीनों कोशिकाओं में एक एक कोशिका मतलब तीनों कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता है और नीचे वाली तीनों कोशिकाओं में भी एक एक केंद्रक होता है, लेकिन जो बीच वाली कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से देखोगे आप लोग तो 3 कोशिका ऊपर है, 1 2 3 कोशिका ऊपर है, 3 ही कोशिका नीचे और 1 कोशिका बीच में, तो 7 कोशिकीय हो गया। और केंद्रक की जब हम लोग बात करेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर 3 केंद्रक नीचे, लेकिन ये वाली जो कोशिका इसमें आपके 2 केंद्रक है, तो 3 3 6 और 2 8, तो 8 केंद्रकीय हो गया। तो इस प्रकार से 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय यहाँ से निकल करके आया, तो उसे भी आप लोग लगा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आराम से याद कर लो कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आपकी द्विगुणित होती है, और जब वहां से परागकण मात्र कोशिका से जब परागकण बनता है तब वो आपका अगुणित होता है, लेकिन जो परागकण मात्र कोशिका होती है, मात्र की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो आपका द्विगुणित होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि अनुशेक जनन होता है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया रोटीफर्स में, दूसरा आपका दिया गया टर्कियों में या फिर मधुमक्खियों में। और इसमें यदि हम लोग बात करेंगे अनुशेक जनन के बारे में, तो ये आपका रोटीफर्स में भी होता है, टर्कियों में भी होता है, मधुमक्खियों में भी होता है। तो इसीलिए आप लोग इनमें से सभी में पर सही टिक लगा लेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, सारे प्रश्न यहाँ पर मैंने लिए हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें होता है कि भ्रूणकोश विकास के लिए कौन सा क्रम सही है। तो उसमें कुछ क्रम दिए गए हैं जिसमें से भ्रूणकोश विकास का सही क्रम आपको यहाँ पर याद करना है, क्योंकि आपका सही क्रम होता है आर्किस्पोरियम से बनता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु, और गुरु बीजाणु से ही आपका भ्रूणकोश बनता है। ये आपका सही क्रम होता है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में 16 प्रश्नों को कर लिया है। 14 प्रश्न इस वीडियो में हम मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर आपका थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट चैप्टर, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर में आपको टोटल बहुविकल्पी प्रश्न में 30 प्रश्न कराने वाला हूँ। 30 प्रश्न आप लोग पढ़ लो, फिर इसमें से बहुविकल्पी का कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब हम लोग अति लघु, लघु, दीर्घ, ये सारे प्रश्न भी कराएंगे सोल्यूशन के साथ में। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक लोग आ जाएं और आप लोग सपोर्ट दिखाओ। वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक का है, तो आप लोग जल्दी से कंप्लीट करा दो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।